एवरीवन वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है या उनको जो हटाया गया उनके पोस्ट से, और अचानक से जो नए पुलिस कमिश्नर हैं उनको लेके आया गया। और उसके बाद तुरंत जो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, और उसके बाद में जो भी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, ये सारी जो स्टोरी है ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। और हम लोग ये एक तरह की स्टडी भी है जिसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है। जीएस जो जीएस 4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पूछी भी जाती हैं। प्रीवियसली भी यूपीएससी ने पूछा है और अभी भी कंटिन्यूअसली पूछेगा ही आगे। और इसमें ये जो एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें निकल के आई है कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स होती है, वो किस तरह से पुलिस का यूज़ करती है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी का यूज़ करती है, और वो एक तरह से अपने अंडर जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो वो क्या शो करते हैं और क्या मैसेज देते हैं कि जो पुलिस है या जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कैसे जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कंट्रोल में रहना है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि सिविल सर्वेंट्स के लिए कि सिविल सर्वेंट्स शुड बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टुवर्ड्स योर पॉलिटिकल मास्टर्स, राइट? लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो भी ब्यूरोक्रेसी में बैठे जो लोग हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लॉयल रहें और वो पॉलिटिकल मास्टर्स को इग्नोर करें? तो इस तरह के इंसिडेंट्स कहीं न कहीं हमें जो रियलिटी चेक है वो देते हैं, और इस तरह की केस स्टडीज़ को हमें बहुत सीरियसली लेने की भी ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये पूरी स्टोरी है, ये शुरू कहाँ से होती है, राइट? तो देखो, ये 16 जुलाई से शुरू होती है, जब 16 जुलाई को रात में एक होम मिनिस्ट्री से एक लेटर आता है, और जो अनुराग कुमार हैं, उनको उनके होम कैडर में भेजा जाता है। अब होम कैडर क्या होता है? तो देखो, जो यूटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है, वो होम कैडर में आ जाती है, राइट? इंडिया में जितनी भी यूटीज़ हैं। और उसके बाद दूसरा लेटर आता है, दूसरे लेटर में ये बोला जाता है कि जो अनुराग कुमार हैं, ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। तो और जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कि उनको ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि जब किसी पुलिस कमिश्नर को हटाया जाता है, तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर्स फ़ॉलो किए जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल पिछले जो 24-25 सालों से या बहुत पुराने टाइम से जो पूरा ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो किस तरह से फ़ॉलो किया जाता है, जो यहाँ पे इग्नोर किया गया। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो, जो ये अनुराग कुमार है, इनका थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने 20 साल तक आईबी में सर्व करा है, और एक ये बहुत ही ज़्यादा अ, इम्पोर्टेंट एक तरह से बोल सकते हैं, इन्होंने पोस्ट में सर्व किया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस जो ऑफिसर हैं ये माने जाते हैं। अब देखो, जो सतीश गोलचा थे, जो उस टाइम पे जो प्रेज़ेंट के जो वो जो कमिश्नर थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, अगर उनकी टाइमलाइन देखा जाए कि उनको क्यों कुछ पता नहीं था, इससे पता चलता है। तो मॉर्निंग में वो नॉर्मली उठे और उन्होंने अपना जो भी वो डेली रूटीन फ़ॉलो करते हैं मॉर्निंग का, वो एक्सरसाइज़ वग़ैरह वो सारा किया। उसके बाद में उन्होंने कुछ रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करी, कुछ वहाँ पे जो डीसीपीज़ थे और जो सीपीज़ थे, जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे, जो थे वहाँ पे, उनके साथ में कुछ मीट एंड परफॉर्म करी। उसके बाद 9:20 में एक वीआईपी इवेंट था प्रेसिडेंट के साथ में, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे कुछ ट्री प्लांटेशन वगैरह जो भी करना था वो उन्होंने किया। उसके बाद में 11:20 पे वो वापस अपने पुलिस हेडक्वार्टर आ गए। अब देखो, जैसे ही वो पुलिस हेडक्वार्टर आते हैं, तब उनको दूसरों से पता चलता है कि उनको हटा दिया गया है, राइट? और एक चीज़ ये भी देखी जाए कि जब लेटर आता है अनुराग कुमार को, तो उस टाइम पे भी पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में किसी को भी ये पता नहीं था, या किसी को इसकी खबर तक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि प्रोटोकॉल कैसे ब्रीच हुए हैं यहाँ पे, जो ये शॉकिंग टेक ओवर हुआ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, यहाँ पे कि कौन-कौन से प्रोटोकॉल ब्रीच हुए हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी भी पुलिस कमिश्नर को रिटायरमेंट लेता है या वो वहाँ से हटता है, तो उसको कुछ उसकी विदाई सेरेमनी होती है, राइट? पहले से एटलीस्ट सबको पता होता है, प्रॉपर प्रिपरेशंस होती हैं। जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
ये प्रॉपर सेरेमनी होती है उसके तहत होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। लाइक वो 11:20 पे वो अपने हेडक्वार्टर आते हैं जो सतीश गोलचा है, एंड 11:50 में वो जो भी चार्ज है पूरा पेपर वर्क कंप्लीट करके वो उसको हैंडओवर कर देते हैं अनुराग कुमार को। तो ये इतना सडन हुआ, एंड बाय 12:15 वो हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं। और उनको बोला जाता है कि आप जाके गवर्नर को रिपोर्ट करिए, और 11:20 से लेके 12:15 के बीच में ये सारा इतना जल्दबाजी में सब कुछ हो जाता है और वो चले भी जाते हैं। अब देखो जैसे जो अनुराग कुमार है ये कब आते हैं, तो जैसे 11:20 पे जो सतीश गोलचा है वो आते हैं, और 11:50 में जस्ट 30 मिनट बाद गोलचा के वापस आने के बाद में ये तुरंत आते हैं और ये हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। अब देखो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो 17th फ्लोर में बैठता है, और उनकी जो लिफ्ट होती है वो भी अलग ही होती है, वो अलग पूरा उनका होता है। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो ये पूरा ये अनुराग कुमार है वो भी वहाँ पे पहुंचते हैं, और पूरा ये हैंडओवर होता है जो चार्ज का पूरा हैंडओवर होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे प्रिपेयर करे जाते हैं और वो अपना निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद ये अनुराग कुमार हैं, ये इमरजेंसी जो मीटिंग है वो बुलाते हैं, और वहाँ पे जो उस टाइम पे वहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे कोई भी प्रेज़ेंट नहीं होता क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो वहाँ पे क्राइम से रिलेटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो ऑलमोस्ट प्रेज़ेंट ही रहते हैं, थोड़े बहुत जर्नलिस्ट, वही 20-22 लोग थे वहाँ पे। और वही लोग इस पूरी न्यूज़ को कवर करते हैं। उसके बाद में ये अनुराग कुमार मीटिंग बुलाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो सीनियर ऑफ़िसर्स हैं, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद ये जो न्यूज़ होती है, ये पूरे हेडक्वार्टर में फैलती है और पूरा मीडिया में आता है, और उसके बाद सबको पता चलता है कि ओके, दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। हाँ, सो दैट्स हाउ जो सालों की जो प्रोटोकॉल चली आ रही थी, सारा सब कुछ ब्रीच किया जाता है, और अभी तक भी किसी को ये रीज़न नहीं पता था कि ऐसा हुआ क्यों या ऐसा किया क्यों गया, राइट? अभी लेकिन जब धीरे-धीरे जैसे-जैसे इवेंट्स अकर होते हैं, धीरे-धीरे सबको रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ैक्टली ये क्यों किया गया। इवन देखो यहाँ पे इतना सबके लिए शॉकिंग था कि जो अनुराग कुमार हैं, जो नए पुलिस कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए थे, वो जब आते हैं, तो उनको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। इवन वेलकम के लिए जो थोड़े बहुत जो क्राइम रिपोर्टर थे, वो ही उनको मिलते हैं। वहाँ पे ना उनके प्रिपरेशन के लिए कोई भी उनकी जो स्वागत के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की गई थी। कुछ नहीं था, वो सिंपल जो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, 4-5 लोग थे, वही उनसे मिलते हैं और उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी नहीं पता था। दिस इज़ द वेरी फनी पॉइंट हियर। अब देखो जैसे ही अनुराग कुमार ने चाह लिया, उन्होंने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में सिर्फ जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वही इंक्लूडेड थे, और उस मीटिंग में डिस्कस क्या किया गया कि 20 जुलाई से जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, और जो सीजेपी है वो प्रोटेस्ट करेगी जंतर मंतर में, और जंतर मंतर से जो पार्लियामेंट की डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है, राइट? तो इनको कैसे रोकना है, और उनके साथ में जो सोनम वांगचुक हैं उनको क्योंकि वो भी रहेंगे उसमें, तो जो प्रोटेस्ट है उसमें रहेंगे, तो इनका क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सारी डिस्कस की गई, और उनको ब्रीफिंग दी गई जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे कि उनको क्या यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लेनी है। और देखो इसके 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो सोनम वांगचुक है, उनकी जो हेल्थ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटेड हो रही थी और उनका वेट है जो वो लगातार गिरते जा रहा था, तो उसको कैसे सँभालना है, तो उस एक डिसीजन को, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने ये बोला था कि आपको इनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, और इनको इनकी जो हेल्थ है जो लगातार बिगड़ रही है, कहीं न कहीं सरकार को उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है, और उसमें उन्होंने कुछ वहाँ पे वो अपना डिसीजन दिया था कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनको अपॉइंट करना चाहिए। और भी कुछ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस जो वो हैं वो गवर्नमेंट को बताए थे। तो लेकिन देखो जब अन्ना हज़ारे प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो सेम जो चीज़ हुई थी वो अन्ना हज़ारे के साथ भी हुई थी। लेकिन उनको वहाँ से हटाया नहीं गया था। जब अन्ना हज़ारे का जो केस था उसमें उनको हटाया नहीं गया था, वो डॉक्टर वहीं पे जाता था और उनको वो प्रॉपर देखता था, चेकअप होता था, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस केस में क्या किया गया, और जो ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था इसको किस तरह से बेस बना के यूज़ किया गया, इसको अभी देखेंगे। अब देखो इसके बाद शाम को फिर से एक मीटिंग हुई, और उसमें जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको ब्रीफ किया गया, और उनको डिस्कस होने के लिए बोला गया कि आप अपने अपना जो पोजीशन है उसको ले लीजिए। उसके बाद में अभी अभी जो लोकल लेवल पे थे उन जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको कुछ नहीं पता था। उसके बाद में एक जो ब्रीफिंग है या जो मैसेज है जो एसएचओज़ हैं सारे थाने के, उनको भी जाता है, और उनको बताया जाता है कि उनको क्या-क्या करना है। लेकिन देखो पूरी स्ट्रैटेजी किसी को नहीं पता थी। जो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही उनको बताया जा रहा था। तो एसएचओज़ को भी बताया गया कि आपको क्या करना है।
देखो एसएचओज़ को सिर्फ़ इतना बताया गया कि जो एक सिक्योरिटीज़ ड्रिल है, उसमें आपको शामिल होना है और इसके अलावा उनको कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जो सीनियर ऑफ़िसर्स थे, जैसे जॉइंट सीपीज़ हो गया, सीपीज़ हो गया, उनको पता था कि एक्चुअली में जो मॉर्निंग में कल 20 जुलाई को क्या होने जा रहा है, राइट? तो उनको सारी चीज़ें पता थी, लेकिन जो एसएचओ थे, उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में। अब देखो ये लोग 20 जुलाई को सुबह मॉर्निंग में 3 बजे सारे इकट्ठा होते हैं और उसके बाद इनको ब्रीफिंग दी जाती है और इनको बताया जाता है कि एक एक्चुअली में जो भी सिक्योरिटी ड्रिल की गई थी या जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो किस लिए थे और उनको उनको अभी कैसे यूज़ करना है। तो वो बेसिकली जो सोनम वांगचुक जो इतने 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे उनको वहाँ से कैसे हटाना है और उनके जो और बाकी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ध्यान कैसे वहाँ से हटाना है। तो इन्होंने इसके लिए प्रॉपर अपना होमवर्क करके कंप्लीट करके रखा था और इनको पता था कि जो वहाँ पे उस टाइम पे कौन-सा ऐसा टाइम है जब सबसे ज़्यादा कम भीड़ होती है, जो सोनम वांगचुक है उनके आस-पास और स्टेज कौन-से टाइम पे प्रॉपर पूरे तरीके से खाली रहता है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने पहले से पता करके रखी थी और बस इनको एग्ज़ीक्यूट करना था और उसी चीज़ की ब्रीफिंग उनको वहाँ पे 3 बजे जो सुबह उनको दी गई। तो यहाँ पे देखो पुलिस वालों को बताया गया कि मॉर्निंग में जो भीड़ होती है वो सबसे कम होती है और जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं वो 10 बजे के बाद जुड़ना शुरू होते हैं। तो और जो सीजेपी पार्टी के जो फाउंडर्स थे अभिजीत दीपक वो भी कहीं न कहीं 1 घंटे के लिए स्टेज से जाते हैं और जो नहाने का टाइम है और अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो जाते हैं वहाँ से। तो वो 1 घंटा का जो टाइम है वो बिल्कुल खाली रहता है। उसके बाद में 8:45 के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो भी सोनम वांगचुक के लिए आते हैं और उनका चेकअप वगैरह करते हैं। तो वो 1 घंटा तो पूरा स्टेज खाली ही रहता है। तो इस वज़ह से जो सीनियर्स पुलिस ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने उसी टाइम को चुना और अपने पूरे प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने में लग गए। अब देखो ये पूरा उनका टाइमलाइन है कि 11 बजे कैसे अलर्ट भेजा जाता है, जो डीसीपीज़ हैं और जॉइंट सीपीज़ हैं उनको और सारे एसएचओज़ हैं उनको मॉक ड्रिल के लिए भेजा जाता है। उसके बाद 3 एम में असेंबली होती है, 4 एम में वो क्या करते हैं, जो पुलिस वाले हैं वो प्लेन क्लोथ्स में उनके पास पहुँचते हैं जंतर मंतर में पहुँचते हैं और साढ़े 5 बजे के आस-पास वांगचुक को लिफ्ट किया जाता है। अब ये किया कैसे जाता है, तो देखो पहले कुछ जो पुलिस वाले हैं वो जाके वर्दी में वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो बाहर ही खड़े रहते हैं वहाँ पे वेन्यू के और कुछ पुलिस वाले जो सादी ड्रेस में डॉक्टर के उसमें ड्रेस पहन के वो अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो लोग थोड़े बहुत जो लोग रहते हैं उनको वो बताते हैं कि क्योंकि सुप्रीम जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसी की वजह से हम गवर्नमेंट डॉक्टर हैं हमें गवर्नमेंट ने भेजा है और हम इनका चेकअप करने के लिए आए हैं और बाकी का जो एम्बुलेंस वगैरह है वो सारी रेडी रखा जाता है बाहर कि उनको कैसे लेके जाना है सारा वो सारा ऑलरेडी उनका प्री प्लान्ड होता है वो सारा रेडी रहता है और जो पुलिस वाले हैं वो ऑलरेडी बाहर खड़े रहते हैं। अब ये जो अपना पूरा प्लान है, इसका जो पूरा अंजाम देते हैं, ये 4 बजे से 6 बजे के बीच में ये पूरा ये लोग देते हैं और यहाँ से सोनम वांगचुक को ये लोग अपलिफ्ट करते हैं और उसके लिए ये एक तरह का व्हाइट कपड़ा अपने साथ लेके आते हैं पूरा और उसको लगाते हैं जिसकी वजह से जो विजुअल्स हैं कि उनको उठाने के जो विजुअल्स हैं, वो बाहर ना जा सकें और पूरा जो स्टेज है उसको पूरा कवर कर लेते हैं पुलिस वाले जो भी सारे कपड़े में रहते हैं। तो सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, बाकायदा एम्बुलेंस जो पहले से ऑलरेडी रेडी खड़ी हुई थी, उसको उसमें बिठाया जाता है और उनको सीधे और आगे-पीछे पुलिस की गाड़ियाँ रहती हैं, जो उनको प्रोटेक्ट कर सकें और सीधे जो दिल्ली का सफदरजंग जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके जाया जाता है उनको। तो अब देखो ये यहाँ पे जो उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो बेस बनाया है, एक तरह से जो वेपन के तौर पे जो इसको यूज़ किया, ये एक तरह से देखने की ज़रूरत है और इसमें कोई भी अरेस्ट वारंट का यूज़ नहीं किया गया और उन्होंने बोला कि हम तो बस इनको इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, हमारा कोई ऐसा भी और कोई अदर पर्पस नहीं है। और क्योंकि हमें कोर्ट ने बोला है इनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, तो बस हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद जब इनको उठा लिया जाता है, तो जो सीजेपी के मेंबर्स हैं और जो बाकी प्रोटेस्टर्स हैं, उनको भी पता चलता है और वो कहीं न कहीं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, ये सारी चीज़ें उनको फ़ील होती हैं। उसके बाद में वो ऐलान करते हैं कि हम अभी जो प्रोटेस्ट है, उसको कंटिन्यू रखेंगे और फिर जाके जब ये सारा सब कुछ हो जाता है, पूरा ऑपरेशन जो होता है, उसको एक तरह से अंजाम दे दिया जाता है। उसके बाद सबको पता चलता है कि ये क्यों हुआ है, जो 20 जुलाई का जो सेशन है पार्लियामेंट का, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारा सब कुछ जो भी किया गया है, एक्ट किया गया है, ये सारा उसके लिए था। और अगर देखो अगर हम लोग वापस लौट के आएँ कि जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे उनको हटाया गया, तो उनको हटाने की क्या ज़रूरत है? तो वो भी कर सकते थे। तो कहीं न कहीं जो ऊपर बैठे जो लोग थे उनको ये लगता था कि वो इन सारे जो ये भी कॉज़ वहाँ पे हुआ है, ये उसको हैंडल नहीं कर पाए ठीक से, राइट? एक तो ये है और दूसरा उनके और भी मेन रीज़न्स थे। जैसे जब रेड फोर्ट में जो
ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम पे जो टेरर अटैक हुआ था और उसमें कम से कम 100 से 100 प्लस लोग वहाँ पे कैज़ुअलिटीज़ हुई थी वहाँ पर उस ब्लास्ट में और 101 लोगों की डेथ हुई थी। तो वो भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ था और उसके बाद में जो लगातार वहाँ पे सीबीआई की रेड्स हो रही थी, जो दिल्ली पुलिस थी, क्योंकि उसमें ऐसी खबरें आ रही थी कि उनमें करप्शन बढ़ते जा रहा है और लगातार अरेस्ट हो रहे थे। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी सामने आ रही थी जिसमें वो डायरेक्टली ब्राइबरी लेते हुए पकड़े गए हैं। तो इससे जो दिल्ली पुलिस की जो इमेज थी और जो उनकी रेपुटेशन है, वो भी डैमेज हो रही थी। तो इस वजह से और इसमें देखो बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो इंस्पेक्टर्स थे वही अरेस्ट हो रहे थे, इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल अरेस्ट भी हो रहे थे। तो ये जो पब्लिक का जो फ़ेथ है, उसको कहीं न कहीं एक तरह से कम करता है। तो इन सब चीज़ों को भी प्रिवेंट करने के लिए मेबी ऐसा किया गया होगा। लेकिन इसका जो मेन रीज़न था वो पार्लियामेंट सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए वही हो सकता है। उसके बाद देखो एक मेन रीज़न यहाँ पे और भी सामने आता है कि जो दिल्ली पुलिस में जो भी पोस्टिंग्स होती हैं, जैसे जो एसएचओ होता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थाने का। और अगर जैसे किसी को कोई एफआईआर होती है, कोई मुकदमा होता है, तो अगर देखो जो एसएचओ है, अगर वो चाहे, तो वो उस मुकदमे को वहीं पे खत्म कर सकता है, वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसकी इतनी पावर होती है। इनफैक्ट अगर लोकल लेवल पे बात करो तो कमिश्नर से ज़्यादा पावर होती है एसएचओ की। ठीक है? और ये लोग कमाते भी बहुत हैं। तो दिल्ली दिल्ली जैसा एरिया जो कि एक कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पे कुछ एरियाज़ तो इतने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं कि वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है और जिस तरह से लोग कमाते हैं वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हो गए अदर सीनियर ऑफिसर्स हो गए, वहाँ पे उनकी बहुत कमाई होती है। और इसी वजह से वहाँ पे पोस्टिंग के लिए भी वहाँ पे होड़ लगती है और लिटरली वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारी वहाँ पे पोस्टिंग कर दो। और अगर वहाँ की पोस्टिंग का जो कॉस्ट है, अगर नॉर्मल कोई इंसान सुने तो उसके होश उड़ जाए कि इतना अगर ये लोग दे रहे हैं, तो इनको मिलता क्या होगा वहाँ से? तो 1 करोड़ तक 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक वहाँ का जो ये लोग ब्राइब देते हैं कि हमारी वहाँ पे पोस्टिंग कर दो और ये एसएचओ के लेवल पे बात हो रही है, राइट? तो इस तरह का जो करप्शन है वहाँ पे होता है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ अगर हम लोग दिल्ली की देखें तो देखो जैसे सदर बाज़ार हो गया, यहाँ पे जो थाना है, लाहौरी गेट हो गया, नया बाज़ार हो गया, यमुना पार हो गया, करोल बाग हो गया, जो वहाँ का रेड लाइट एरिया है पूरा, कमला मार्केट, जीबी रोड, ये जामा मस्जिद, ओल्ड दिल्ली, ये जितने भी एरियाज़ हैं ना, यहाँ पे ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एरियाज़ हैं और यहाँ पे जो कमाई है पुलिस वालों की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पे जनरली जो एसएचओ की पोस्टिंग है, उसके लिए वहाँ पे होड़ लगती है और वो किसी भी हद तक कितनी भी ब्राइबरी देने के लिए रेडी होते हैं। तो हम यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि अगर कोई इंसान अपनी पोस्टिंग के लिए 1 करोड़ की ब्राइबरी दे रहा है, तो उसकी कमाई क्या ही होती होगी। तो देखो इस सब को रोकने के लिए जो सतीश गोलचा थे इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने बोला था कि अब जो एसएचओज़ के जो ट्रांसफ़र हैं वो इस तरह से नहीं होंगे और बाकायदा कमेटी डिसाइड करेगी और उसके बेसिस पे ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो कमेटीज़ में बैठे जो मेंबर्स थे उन्हीं के ऊपर इस तरह के आरोप लगने लग गए कि ये कहीं न कहीं घूस लेते हैं या ये कहीं न कहीं इस तरह के रैकेट्स में शामिल है। तो ये भी एक उनकी रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया। तो ये कुछ बड़े जो मेजर इंसिडेंट हुए उनके टेन्योर में और इसका अगर हम लोग देखें इसके पीछे के जो रीज़न्स देखें जो उनकी सडन जो उनको हटाया गया है, तो ये भी हो सकते हैं। अभी देखो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों डिस्कस किया क्योंकि ये जो टॉपिक ये जो पूरा टॉपिक है ये हमारे एथिक्स, गवर्नेंस और जो रिफॉर्म्स वाला जो पार्ट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एक तरह की केस स्टडी है जो सिविल सर्वेंट्स जो भी एस्पायरेंट है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसको देखिए और समझिए एंड थैंक यू सो मच।